हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे वोट के संबंध में और उसके संबंध में स्कैम की क्या संभावना है। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस के उन प्रोविज़न की जो एक लूप होल रखते हैं और उन लूप होल का फ़ायदा उठाकर कोई भी व्यक्ति भारत में वोट के संबंध में स्कैम का षड्यंत्र कर सकता है। या आज हम बात करेंगे पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के बारे में और उसके उन प्रावधानों के बारे में जो खामियां रखते हैं और जिनका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। यह वीडियो एक एनिमेशन में चलेगी, आपको कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। एनालिसिस मैं करवाऊंगा और एनालिसिस साइंटिफिक होगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी जो अनसाइंटिफिक हो। सभी जो चीज़ें मैं बोलूँगा वो फैक्ट होंगे बेसिकली, और उनको मैं एक तरीके से प्रूव करके आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये लूप होल हैं, इनका कैसे गलत फ़ायदा उठाया जाता है, ये हमारे सिस्टम में कमियां हैं और कैसे कोई व्यक्ति इनका गलत फ़ायदा उठाकर बहुत ऊपर तक पहुंच सकता है। इस लेक्चर में बेसिकली मैं शुरुआत में जो है आपको कानून बताऊंगा, संविधान बताऊंगा, और उस संविधान बताते समय ही मैं लूप होल की चर्चा करूंगा और बीच में ही मैं वो चीज़ें डिस्कस करूंगा सभी जो एक तरीके से खौफनाक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप, मुझे लगता है, काफ़ी साहसी हैं जो लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो वोट के संबंध में लेक्चर है या वोट स्कैम की संभावना के संबंध में लेक्चर है। तो चलिए चलते हैं पहले कॉन्स्टिट्यूशन के उन लूप होल्स के बारे में जिनका खामियाजा हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है, भुगतना पड़ सकता है या भुगता है। सभी पॉसिबिलिटी आप ले सकते हैं। और इसमें शुरुआत होती है आर्टिकल 324 से। आर्टिकल 324 कहता है कि हमारे देश के एक संवैधानिक निकाय होगा, चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग क्या करेगा कि वह इलेक्शन करवाएगा। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें आर्टिकल 324 की, तो जब ये संविधान बन रहा था उस समय संसद में डिस्कशन हो रहा था। तो डिस्कशन हो रहा था तो बी आर अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने बोला कि हमें संविधान आयोग को कार्यपालिका से या सरकार से बाहर बनाना चाहिए। हमें इसे ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो सरकार में कल को आए वही इसका गलत इस्तेमाल करने लग जाए, या कह सकते हैं आप कि वह एक तरीके से इसका तोता बन जाए। ये मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। आप तो वहाँ पर जो संविधान के समय सदस्य थे तो उन्होंने बोला ठीक है, आपकी बात ठीक है, चलिए रखते हैं आपकी बात अम्बेडकर साहब, इसे हम आगे संसद पर छोड़ देते हैं। जैसे हर बाप को अपने बेटों पर इतना भरोसा होता है कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, तो उस समय जो संविधान बना रहे थे उनको लगा होगा कि आने वाले लोग होनहार होंगे, अच्छे होंगे, तो इसलिए हम उन पर छोड़ देते हैं ये चीज़ कि वो कानून बनाएंगे। संविधान के संबंध में चुनाव आयोग है और इसकी जो प्रक्रिया है, यानी इसके सदस्यों को किस प्रकार नियुक्त किया जाएगा, इसके संबंध में कानून बनाएंगे। यानी नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में कानून बनाएंगे कि इनके जो मुखिया हैं चुनाव आयोग के, इसको कौन नियुक्त करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि इसे सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मुद्दा उठाया, संसद ने बोला कि ठीक है, संसद पर छोड़ देते हैं, वह एक अलग से इसको एक्ट पारित करके संभाल लेगी। तो उस टाइम इसको संसद पर छोड़ दिया गया इस मामले को। अब इस मामले को संसद पर छोड़ दिया गया तो क्या हुआ, देखिए 1991 तक इस पर कोई एक्ट नहीं बना, कोई कानून नहीं बना, संसद ने कोई कानून नहीं बनाया, ठीक है, इसके संबंध में, नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में। और नियुक्ति प्रक्रिया एक तरीके से सरकार की सहारे पर आप कह सकते हैं चलती रही। अब 1991 में एक एक्ट बना। 1991 के एक्ट बनने से पहले एक समिति बनी थी, गोरवाला समिति। गोरवाला समिति ने बोला कि जो नियुक्ति होनी चाहिए मुख्य चुनाव आयोग की, वह उसमें जो लोग होने चाहिए उस समिति में, एक समिति के द्वारा होनी चाहिए नियुक्ति, और उस समिति में जो लोग होने चाहिए वो होने चाहिए, एक तो सीजीआई होना चाहिए प्लस विपक्ष का नेता होना चाहिए, ठीक है। और ये लोग ही जो सुझाव देंगे कि किसे चुनाव आयोग का मुखिया बनाया जाए। अब इन्होंने बोल दिया, गोरवाला समिति ने, ठीक है सीजीआई होना चाहिए, विपक्ष का नेता होना चाहिए। समिति ने रिकमेंडेशन दे दी। समिति रिकमेंडेशन ही दे सकती बेचारी भारत में, ठीक है। समिति में अच्छे लोग होते हैं, जागरूक लोग होते हैं, रिसर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़े जोरों शोरों से रिकमेंडेशन लेकर आते हैं, नेताजी के सामने रखते हैं, नेताजी देखते हैं, चाय पीते हैं, स्वाइप कर देते हैं, रिकमेंडेशन गई भाड़ में, क्योंकि यम है हम, ठीक है। नेताजी बोलते हैं यम है हम, जो हम कहेंगे वही कर चलेगा। समिति के रिकमेंडेशन नहीं मानी जाती है। 1991 का एक्ट आता है, नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रोविजन ही नहीं होता है,
ठीक है, कोई प्रोविजन ही नहीं डालते नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में, क्योंकि प्रोविजन डाल दिया तो जो सत्ता में होगा, जो पावर में होगा, उसके एक तरीके से कह सकते हैं पंख कट गए। क्यों प्रोविजन डालेगा, क्यों कोई अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। तो उन्होंने नहीं डाला प्रोविजन, 1999 एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं डाला नियुक्ति प्रक्रिया का। हाँ, पेंशन का प्रोविजन डाल दिया, क्या कि पेंशन होगी सीजीआई के बराबर, या जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसके बराबर, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी पेंशन होगी। ये चीज होगी। अब आइए 2015 में, ये चीज है 2015 में एक लॉ कमीशन आती है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट आती है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट बोलती है कि जो नियुक्ति प्रक्रिया है, या जो नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में जो मुख्य समिति होगी जो सुझाव देगी, उसमें कौन कौन सदस्य होने चाहिए। तो लॉ समिति ने बहुत से देशों के चीज़ों को पढ़ा होगा, देखा होगा, रिसर्च किया होगा, उसके बाद इसने सुझाव दिया कि जो नियुक्त समिति होगी, यानी जो अपॉइंट करेगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, जिसके अंडर पूरे देश के इलेक्शन का जिम्मा होता है, उसमें बेसिकली सीजीआई होना चाहिए एक तो, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दूसरा, विपक्ष का नेता होना चाहिए। अगर विपक्ष का नेता नहीं है तो कह लीजिए कि जो सबसे बढ़िया विपक्षी दल है, जो विपक्ष में बैठा सबसे बड़ा दल, या जिसके पास सबसे ज्यादा सीट हो, वो होना चाहिए। और तीसरा होना चाहिए पीएम, प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने बोला है 3 लोग होने चाहिए नियुक्त समिति में, जो इसको नियुक्त करे इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, तो ठीक है, नहीं मानी जाती बात। 2023 में फिर कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगती है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका बोलती है कि आप बताइए इसके बारे में, इसका तो गलत जो उपयोग हो रहा है, संसद पर छोड़ा था संविधान बनाने वालों ने, और आज तक कुछ संविधान में कोई प्रोविजन डाला ही नहीं गया है, कोई इसके संबंध में अमेंडमेंट किया ही नहीं है। ठीक है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक कमेटी बनेगी जो कमिश्नर को नियुक्त करेगी, उसमें सीजीआई होगा, विपक्ष का नेता होगा और पीएम होगा। जो ये बात बोली थी, यही बोला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि समिति बनेगी जो मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करेगी। और यह जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दिए, बोले कि तब तक रहेगी जब तक संसद अपना काम पूरा नहीं करती, यानी संसद जब तक नियम प्रक्रिया नहीं बनाती, इसके संबंध में चीजें नहीं करती, एक्ट नहीं लाती, तब तक ये प्रक्रिया रहेगी। इन्होंने देखा कि ये तो गड़बड़ झाला हो गया यार, सत्ता में बैठे लोग, इन्होंने देखा ये तो गड़बड़ झाला हो गया। अब तक ये सिस्टम चला आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, किसी ने कोई डायरेक्शन नहीं दी थी, और कोई डायरेक्शन नहीं दे तो हम उसको मानने के लिए बाध्य नहीं थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में डायरेक्शन दे दी कि जब तक नियम नहीं बनेंगे तब तक आप इसे यूज करेंगे। तुरंत एक्ट पास हो गया, अध्यादेश तुरंत पास हो गया। ठीक है, रोंगटे खड़े हो गए नेताजी, एक्ट तुरंत पास हो गया। और उस एक्ट में क्या बोला कि इसको साइड किया जाता है, हम इसको नहीं मानते हैं, यम है हम, क्या है, यम है हम, जो हम करेंगे वही होगा। अब इसमें बोला गया कि पीएम होगा एक, तो जो समिति होगी उसमें पीएम होगा एक। दूसरा क्या होगा उसमें, दूसरा उसमें होगा विपक्षी नेता, जो विपक्षी दल का नेता है वो होगा। और तीसरा उसमें होगा कैबिनेट मंत्री। सीजीआई को बाहर रख दिया गया। ठीक है, सीजीआई को बाहर रख दिया गया। ये 3 लोग मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में ऑनरेबल राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन भेजेंगे, और राष्ट्रपति जी उसको फिर नियुक्त करेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें निर्णय होगा बहुमत से, और बहुमत किसका होगा। ठीक है, अब मान लीजिए विपक्षी दल का नेता है बेचारा, ये हाँ बोले या ना बोले कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि 3 में से 2 तो व्यक्ति हो गए सरकार के। कौन हो गए, 2 हो गए सरकार के। अब हाँ कहो या ना कहो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाय पियो कॉफी पियो कोई फर्क नहीं पड़ता, खुश रहो, ठीक है, नाराज रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखिए, ये जो चीज है, ये जो यहां से सिस्टम की खराब होने की शुरुआत होती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं पहले से भी है वो शुरुआत, तो वो मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से पहले से भी है। और जो संविधान निर्माण कर रहे थे उनकी है बेसिकली गलती कि उन्होंने ये खामी छोड़ी, ये कमी छोड़ी, ये लूप होल छोड़ा। अब ये जो चीज है ये मैंने बताई। अब हम अपने देश की तुलना मान लीजिए बड़े देश से करें, और फिर हम नीचे देखें तो हम कुछ लोग कहेंगे कि यार ये तो विकसित देश, हमारा तो विकासशील देश है, उनका सिस्टम अलग है, आप किससे तुलना कर रहे हो। नहीं, अब मैं आपकी तुलना करूंगा, हमारे देश की मैं तुलना करने जा रहा हूं दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका तो हमारे से नीचे है ना, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका में कैसे नियुक्त किया जाता है, जो मुख्य चुनाव अधिकारी है वह नियुक्त किया जाता है एक समिति द्वारा। और उस समिति में कौन होता है, मुख्य जो चुनाव, जो मुख्य न्यायालय का अध्यक्ष, या कह सकते हैं मुख्य न्यायिक अध्यक्ष व्यक्ति है, जो यानी जो सीजीआई है वहां का, कह सकते हैं जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधिकारी है, मुख्य न्यायमूर्ति है, एक तो वह हो गया उस समिति में। दूसरा हो गया मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष,
ठीक है, मानवाधिकार न्यायालय है जो उसका जो अध्यक्ष वह हो गया। तीसरा हो गया सरकारी अभियोजक, यानी एक व्यक्ति सरकार की तरफ से होता है। ठीक है, ये 3 व्यक्ति हो गए। और एक और न्यायालय से संबंधित आयोग है, वह व्यक्ति होता है। आप देखिए 4 लोग होते हैं उनकी समिति में बेसिकली। ठीक है, और 4 लोगों में से देखिए सरकार का कितना है 25%, 75% है जुडिशरी की तरफ है और एक फिर विधायिका की तरफ है, शायद एक व्यक्ति विधायिका चाहता है। तो अब देख लीजिए वहां पर बैलेंस है, वहां पर ये काम नहीं है जो हमारे यहाँ चल रहा है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से कंपैरिजन कर लीजिए, बहुत लोगों को हो गया होगा कि हमारा देश विश्व गुरु बन गया है। आप साउथ अफ्रीका से कंपैरिजन कर लीजिए, साउथ अफ्रीका कहाँ है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका से कंपैरिजन कीजिए, हमसे कंपैरिजन कीजिए, आपको पता स्थिति का चल जाएगा। ये मैं आज का जो सत्ता है उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ये कमी मैं बता रहा हूँ। शुरू कहाँ से हुई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वहां से शुरू हुई थी और बाबा साहब अम्बेडकर ने बात सही कही थी उस टाइम पर कि हमें इसको नहीं छोड़ना चाहिए, हमें सरकार पर नहीं ये करना चाहिए, लेकिन वहां पर नहीं सुनी गई बात और तब से सिस्टम चला आ रहा है। और अब ये खामी फिर एक तरीके से आप संवैधानिकृत कर दी। अब आगे की सरकार आएगी तब भी समस्या आएगी, हमें कोई भी सरकार आए, चाहे आज की सरकार हो तो समस्या हो रही है, आगे की आएगी तब भी समस्या होगी। तो ये था मुख्य लूप होल जो मुझे समझाने में आपको थोड़ा समय लगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे लूप होल पर। दूसरा लूप होल क्या है, 325 बोलता है। इसको मैं थोड़ा सा एक बार साफ कर देता हूँ, और थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा क्योंकि डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं है और डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने का कोई फायदा भी नहीं। उसमें आप प्रेजेंटेशन पहले बना लेते हो, चीजें पहले याद कर लेते हो, बट पढ़ाते बाद में। ठीक है, अब हम चलते हैं, चलिए 325 पर। 325 क्या कहता है, 325 कहता है कि देखिए भाई, धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, किसी के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव यह संविधान नहीं करेगा। आप किसी के साथ कोई भेदभाव उसकी निवारण या मतदान के संबंध में उसके साथ नहीं करेंगे। यानी इसके आधार पर किसी की व्यक्ति का जो निवारण नामावली है, या कह सकते हैं कि जो पंजीकृत एक तरीके से लिस्ट आती है, उसमें इनके आधार पर आप बाहर नहीं करेंगे किसी को भी, धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, जन्म स्थान हो। ठीक है, ये हो गया 325 ये बोलता है। और 326 क्या बोलता है कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया है, सक्षम है, सक्षम का मतलब है कि अपराधी नहीं है, गंभीर अपराध के संबंध में दोषी नहीं है, ठीक है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, या जो स्वस्थ चित्त रखता है उसको वोट का अधिकार है, वह वोट दे सकता है। 326 बोलता है ठीक है, सबको दे सकता है वोट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेसिकली 3 प्रोविजन थे जो मैंने बताए हैं। लूप होल कहाँ है वो मैंने बता दिया। ठीक है, और अब हम चलते हैं बेसिकली मुख्य चीज पर, मुख्य सनसनी चीज पर, जो मुख्य खौफनाक सच है उस पर चलते हैं। वो चीजें अभी बाकी हैं वो बताऊंगा। ठीक है, क्या चीजें हैं, चलिए चलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एक्ट पर। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, नाम है लोक प्रतिनिधित्व, लेकिन प्रतिनिधित्व किसका करता है, सिर्फ नेताओं का। ठीक है, उस एक्ट में इतनी खामियां हैं, इतनी चीजें हैं कि आप कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी 1951 में बना था और अब तक वो चल रहा है, उसमें कोई उसको रिप्लेस नहीं किया गया है। कोई ऐसी सरकार नहीं आई है, कह सकते हैं आप, इतनी अच्छी सरकार नहीं आई, आदर्श सरकार नहीं आई है जो एक तरीके से आदर्श स्थिति को लेकर आए। तो चलिए चलते हैं अब हम पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट पर, या कह सकते हैं आप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पर। अब इसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। देखिए, इसमें बेसिकली जो चीज बताई गई है वो मैं बताऊंगा आपको पहले तो, और उनकी खामियां या कमियां बताते चलूंगा, जो मुख्य लूप होल है वो बताते चलूंगा साथ साथ में। बाकी इस एक्ट में बहुत सी धाराएं हैं और यह बेयर एक्ट बिल्कुल लगभग 57 पेज का है और भाषा बहुत जटिल है। सभी चीजें बताई गई संभावनाओं को देकर, ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं तो ये नहीं, फला अला, ठीक है, सब चीजें बताई गई। 57 पेज का बेयर एक्ट है, लेकिन मैं जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें, जो मुख्य काम की चीजें वो यहाँ पर बताऊंगा और उनके लूप होल बताऊंगा, उनका कैसे उनका नेताओं द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। बेसिकली शुरुआत में जो धाराएं हैं, धारा 3 से 7 तक, यह बताती योग्यताओं के बारे में, या कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होगी कैंडिडेट की। कैंडिडेट का मतलब है कि जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा होगा, वह लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा में हो, उसकी योग्यताएं क्या होंगी। और आप अचंभित होगी, योग्यताओं के संबंध में इन्होंने ज्यादा मेंशन नहीं किया हुआ है,
ठीक है, बहुत ही छोटा सेक्शन योग्यताओं का। नेताओं की योग्यता कहाँ होती है? ठीक है, आपने किसी नेता को देखा है पीएचडी वाला हो? बहुत कम लोग हैं। ठीक है, आपने किसी नेता को देखा बहुत ऊंची पदवी शिक्षा में रखता हूँ? योग्यता यहाँ कहाँ रखते हैं यार? योग्यता कौन सा सेक्शन सेट दिया? ठीक है, 3 से 7 में देखिए, योग्यताएं बहुत छोटा सेक्शन है। बैराक में आप देखेंगे छोटा सेक्शन है। इसमें योग्यताएं क्या हैं? योग्यताएं बेसिकली हैं कि व्यक्ति की एक तो उम्र के संबंध में, जैसे विधानसभा में है तो 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा में है तो 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। दूसरी है फिर कि जो संबंधित क्षेत्र है जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा है उसका उस निर्वाचन नामावली में नाम होना चाहिए। अगर वह रिजर्वेशन से कैटेगरी से संबंधित है, जैसे रिजर्वेशन SC ST कैटेगरी से संबंधित है, कोई इलेक्शन में वहाँ पर रोटेशन के संबंध में सीट आई है कि यह रिजर्वेशन कैटेगरी से भरा जाएगा, तो वहाँ पर उसका उस निर्वाचन नामावली में, उस क्षेत्र की नामावली में उसका नाम होना चाहिए। ठीक है, या स्टेट का इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन, तो स्टेट की निर्वाचन नामावली है उसमें उसका नाम होना चाहिए। ये बेसिकली ये क्वालिफिकेशन, ये योग्यताएं होनी चाहिए जो व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहा है। बस खत्म हो गई बात। अब आते हैं अयोग्यताओं पर, डिस्क्वालिफिकेशन पर, या अनर्हताएं आप कह सकते हैं। क्या क्या होनी चाहिए? और इसमें भारत के नेताएं सबसे आगे हैं, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। इस मामले में हम वाकई ही विश्वगुरु हैं, कोई मुकाबला भारत के नेताओं का इसमें नहीं कर सकता। अनर्हताओं की लिस्ट इतनी लंबी है, इतनी लंबी है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आपके दादा दादी के टाइम पर जो कन्यादान आया था उसे उठाकर यहाँ पर रख लो तो कम पड़ जाएगा। 7 पीढ़ियों का कन्यादान रख लो, कम पड़ जाएगा। इतनी अनर्हता है इनके। अनर्हता क्या क्या है? देखिए, ये बेसिकली बोला गया है धारा 7 से 11 में। धारा 7 से 11 में अनर्हताएं दी गई हैं, और यहाँ पर भी सबसे बड़ा लूप होल है। आप मर्डर कर दीजिए नेता, ठीक है, मर्डर कर दीजिए, सबसे बड़ा लूप होल है। बोला तो गया है कि इतने टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन मैं बताऊंगा। अभी देखो, अभी मैं इसकी पोल खोलता हूँ। देखो, इसमें बोला गया है डिस्क्वालिफिकेशन वाले चैप्टर में कि मान लीजिए कोई गंभीर अपराध हो गया, ठीक है, गंभीर अपराध के संबंध में, या ऐसे अपराध के संबंध में संज्ञेय हो गया, ज़्यादा संगीन हो गया, हत्या हो गया, या कोई ऐसा मामला है जो 2 वर्गों के बीच शत्रुता बढ़ाता है, धर्म जाति के आधार पर लोगों को एकजुट करता है, शत्रुता बढ़ाता है 2 वर्गों के बीच में। ठीक है, या कोई मादक द्रव्यों का जो अवैध कारोबार करता है, शराब का अवैध कारोबार हो गया, या कह सकते हैं आयात निर्यात का अवैध कारोबार करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अवैध बिजनेस करता है, सीमा शुल्क के संबंध में धांधली करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है। यानी आप कह सकते हैं जितने भारत के नेता कृत्य कर सकते हैं वो इसमें डाले गए हैं, लेकिन फिर भी ये एक्ट बेचारा उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। क्यों नहीं बिगाड़ पाता? क्योंकि अम्बेडकर जी ने संसद जब संविधान बन रहा था उस टाइम एक बात कही थी, बहुत ही खूबसूरत थी, कि आप कितना ही अच्छा डॉक्यूमेंट बना लीजिए, यानी संविधान बना लीजिए, वह अंततः बुरा साबित होगा अगर उसको संचालित करने वाले लोग बुरे होंगे। और आप कितना भी बुरा संविधान बना लीजिए, वह अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसको संचालित करने वाले लोग अच्छे होंगे। अब इन्होंने यहाँ सभी डिस्क्वालिफिकेशन डाल दी। मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, सीमा शुल्क हो गया, मादक पदार्थों का अवैध हो गया, रेप हो गया, हत्या हो गया, गंभीर अपराध हो गए, या इवन जुर्माना भी लग जाता है। ठीक है, जुर्माने के संबंध में भी तब भी डिस्क्वालिफिकेशन बोलती है कि मान लीजिए जिस दिन दोषी हो जाते हैं ना, मान लीजिए कोर्ट दोषी का ऑर्डर देता है कि हाँ ये व्यक्ति दोषी है, ये स्पष्ट हो जाता है कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, स्पष्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये बोलती है कि जिस दिन ऑर्डर लागू होगा, इंप्लीमेंट होगा, उस दिन से और जितनी उसकी सजा दी गई है, मान लीजिए किसी को 10 साल की सजा हुई किसी मामले में, तो 10 साल तक वह अनहर हो गया, वह कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन 10 साल के बाद भी 6 साल और डिस्क्वालीफाई रहेगा। ठीक है, 10 साल के बाद भी 6 साल और डिस्क्वालीफाई रहेगा, यानी 16 साल हो गए। या किसी मामले में कह सकते उसको जुर्माना लग गया, तो जुर्माना लगने का जिस दिन ऑर्डर आया है उससे 6 साल तक वह डिस्क्वालीफाई रहेगा। देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, किसी तो उनकी वाट लग जाएगी। ये छपरी भाषा जो बोल रहा हूँ आपने देखी होगी कि इससे तो मजा आ गया, फिर क्या बात है, लोग देखकर खुश हो जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, 10 साल हो गया, 6 साल हो गया, मजा आ गया। अब देखो, अब मैं इसकी पोल खोलता हूँ। ठीक है, वो बाबूराव आपटे कहता ना, अभी दे, अभी रुक तेरा, अभी करता हूँ वो इलाज। अब आती है धारा 8A। धारा 8A क्या बोलती है? दोष सिद्धि, यानी जब तक व्यक्ति दोष सिद्ध नहीं होगा, जब तक दोष सिद्ध नहीं होगा तब तक ये चीजें नहीं है। यानी 6 वर्ष कब डिस्क्वालीफाई होगा? जब दोष सिद्ध हो जाएगा।
और आपको भारत की जुडिशरी सिस्टम ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आसानी से दोषी हो जाए, ठीक है। जुडिशरी सिस्टम कैसा हमारा, और रिपोर्ट में बताऊं तो लगभग 43% संसद में ऐसे लोग बैठते हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं, केस चल रहे हैं, हत्या, रेप, ऐसे मर्डर चल रहे, मतलब ऐसी गंभीर चीज़ों के मामले चल रहे हैं। ऐसे लोगों का परसेंटेज 43% है जो हमारे देश की संसद में बैठते हैं, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, ठीक है। जिसे क्या कहा जाता है, लोकतंत्र का मंदिर। और लोग कैसे बैठते हैं 43%, बता दिया मैंने। क्यों? जुडिशरी बोलती है, धारा 8 बोलती है, जब तक दोषी नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं, जब तक कोई व्यक्ति स्पष्ट नहीं हो जाता अपराधी है तब तक वो इनोसेंट है, उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये सबसे बड़ा लूप होल है। अब इससे भी बड़ा लूप होल इसमें क्या था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो तो बचा लिया, इन्होंने बोला, इन्होंने फिर डाल दिया था इसमें कि मान लीजिए इन्होंने अमेंडमेंट करके एक चीज और डाल दी थी कि दोषी हो गया व्यक्ति कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वह अपील कर देता है, मान लीजिए वह अपील कर देता है, तब भी यह चीज लागू नहीं होगी। इन्होंने यह भी डाल दिया था, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको दोषी करार दे दिया, ठीक है। मान लीजिए उसको हत्या का दोषी करार दे दिया, लेकिन अगर वह अपील कर देता है तो वह डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। इन्होंने ये भी डाल दिया था, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या बोला, नहीं बच्चा अब नहीं छोड़ेंगे हम, अब हमें चीज मिल गई है। तो उन्होंने बोला चाहे अपील करो चाहे सपील करो कुछ करो, लेकिन अगर आप अपराधी घोषित हो गए तो ये चीज लागू होगी, आप दोषी होंगे। यानी ये जो धारा 8 का इन्होंने प्रोविजन डालता है कैंसिल कर दिया, यानी अपील के संबंध में ये चीज नहीं रुकेगी, अगर आप दोषी हो गए तो हो गए। तो ये एक बड़ा लूप होल है जो अनर्हताओं के संबंध में मैंने बताया है। अब चलते हैं बेसिकली आगे। अब आगे क्या लूप होल है, आगे आती है धारा 19-20, और धारा 19-20 है 19-20 का फर्क ठीक है, ये थोड़ा मजाकिया काम था, लेकिन धारा 19-20 बोलते हैं कि जो चुनाव का संचालन करेंगे वो मुख्य चुनाव अधिकारी होंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी जो स्टेट के लेवल पर होंगे, उसके बाद जो है जिला के स्तर पर होंगे जिला अधिकारी, और ये डेलीगेशन किया गया, पावर का प्रत्यायोजन किया गया। जिला अधिकारी यानी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, डीएम होंगे या डीसी होंगे, उनको ही जिला अधिकारी चुनाव के संबंध में मुख्य माना जाता है कि चुनाव का जिला अधिकारी हैं चुनाव के संबंध में। और फिर नीचे जो है अपॉइंट करते हैं ऑब्जर्वर को, निरीक्षक को, जो मुख्यतः क्षेत्र में चुनाव का काम देखते हैं। अब इन्हें पावर है बेसिकली धारा 163 के तहत कि जिला अधिकारी किसी भी संस्थान को, किसी भी साधन को, किसी भी चीज को जो इलेक्शन के जो प्रोसेस में यूज हो सकती है उसको अधिकृत कर सकते हैं, उसको काम में ला सकते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार जो निजी वाहनों को भी इलेक्शन के टाइम पर ले लिया जाता है जो सरकारी काम में, तो वो इसी धारा के अंतर्गत है बेसिकली 163 में। अब यहाँ पर एक गड़बड़ क्या होती है, यहाँ पर एक दिक्कत क्या होती है, ये आप कह सकते हैं कि आपने कहीं देखा होगा कि कई लोग ऐसे हैं जो माफिया हैं और वो सालों सालों से विधायक चले आ रहे हैं, सांसद चले आ रहे हैं, कोई जीत ही नहीं पाता उनके खिलाफ। क्यों नहीं जीत पाता, क्यों, क्या लगता है आपको? अभी लूप होल मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं जीत पाता है, ठीक है। क्या लूप होल है यहाँ पर, चलिए देखते हैं लूप होल क्या है। साफ कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। अब लूप होल ये है कि जो ये जिला अधिकारी होंगे, ठीक है, ये जिला अधिकारी होंगे, ये क्या करेंगे कि इलेक्शन होने के बाद जो ईवीएम होंगी, जैसे क्या है प्रोविजनल पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में जो ईवीएम होंगे, वो ईवीएम जो संबंधित पार्टी हैं, जैसे जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये ए पार्टी है, ये बी पार्टी है, ये सी पार्टी है, डी कोई व्यक्ति है, ये कैंडिडेट है, और इनके ये रिप्रेजेंटेटिव ही एजेंट है जो इन्होंने नियुक्त किए गए हैं संबंधित बूथ पर जहां पर ईवीएम रखी गई है। यहाँ पर ईवीएम रखी गई है, ये बूथ हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये एजेंट इन्होंने नियुक्त कर रखे हैं। अब जब कोई वोट डालने जाता है, ये जो सभी पार्टियों के देखते हैं कि हाँ ये सही है, वही वो व्यक्ति है, ये कोई घपला नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कोई गड़बड़ झाला यहाँ पर नहीं कर रहा है, तो ये सभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर वो उपस्थित होते हैं इनके एजेंट जो होते हैं, और जब ईवीएम क्लोज की जाती है तब भी इन एजेंट के साइन लिए जाते हैं सभी चीजों के। और फिर जिला अधिकारी इसे जो है जिला एक कोष होता है जिले में जहां पर इन चीजों को रखा जाता है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे होते हैं, सब चीजें होती हैं, पूरी सुरक्षा की व्यवस्था होती है, सब चीजें होती है, वहां पर इन ईवीएम को लेकर रख दिया जाता है। और फिर जब मतगणना होती है तब इनको वहां से निकाला जाता है, फिर मत गिने जाते हैं, और वहां पर जब निकाला जाता है तब भी जो एजेंट होते हैं ये उपस्थित होते हैं। इनको
एक तरीके से संतुष्टि करवाई जाती है कि हाँ देखिए वही सील है, वही चीज़ है, कोई छेड़खानी नहीं हुई। अब यहाँ पर जो मुख्य चीज़ जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है पूरा, यहीं पर गड़बड़ झाले की आशंका अब जो वर्तमान में विपक्षी दल उनके द्वारा लगाई जा रही है। यह कह सकते हैं आप पहले की जो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के संबंध में बताया उन पर लगाई जा रही है कि अभी हाल ही में वीडियो आई है कि जो वोटर टर्न आउट था, यानी जब लास्ट में ईवीएम बंद की गई थी, जब जितने % लोगों ने वोट किया था और जब वोट काउंटिंग के लिए लाए गए उस टाइम पर जितने % दिखाए गए उन दोनों में अंतर था, यानी वो सेम नहीं थे। ठीक है, ये डाटा कुछ लोग, कुछ रिपोर्टर अभी बता रहे हैं कि जैसे यहां पर बंद की उस टाइम पर 64% था, अब जब लाए खोलने के लिए तो 67 मिला, या कह सकते 60 था कहीं तो 63 मिला। तो ऐसे बात की दावे किए जा रहे हैं, ऐसे बात के संकेत दिए जा रहे हैं। वो तो अब देखेंगे क्या होगा, वो तो अब एटम बम फूटने वाला, जैसे विपक्षी दल का जो मुखिया है उसने बोला है कि हम स्पष्ट करेंगे, हमारे पास प्रूफ है, एविडेंस है, सब कुछ है, वो चीज़ हम देखेंगे। और यहीं पर मुझे आशंका है वो चीज़ हुई है। जैसे यहाँ पर जो चीज़ हो गई तो हो संभावना बनती है कि जहाँ पर ईवीएम रखी गई थी वहाँ पर बाद में उनके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी की गई हो, यह संभावना बनती है। मैं इसकी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। और मेरा पॉसिबिलिटी बताने का मकसद है कि मैं एक तरीके से समझाना चाहता हूँ। लूप होल है ये, यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि संभावना बनती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, जो कोई पेपर तो है नहीं है उस पर जो चीज़ें देख सकें, हस्ताक्षर देख सकें, चीज़ें देख सकें या अन्य चीज़ें देख सकें। अब दूसरी जो पॉसिबिलिटी बताई जा रही है वह है निवार्चन नामावली में, कि नए जो नाम हो वो जोड़े गए हैं। जो महाराष्ट्र का इलेक्शन हो गया या आप कह सकते हैं कि अन्य स्टेट के इलेक्शन हो गए, वहां पर नए नाम जोड़े गए हैं। और यह दावा किया जा रहा है विपक्षी दल के नेताओं के द्वारा कि लाखों नए नाम रातों रात जोड़े गए, या जो परसेंटेज है जनरली नेचुरली जो परसेंटेज है नाम जोड़ने का, नाम जुड़ने का, जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, और हम पिछले सालों का एनालिसिस करें तो उनमें एक तरीके से लय नहीं मिलती, या कह सकते हैं एक पैटर्न नहीं मिलता है। एक तरीके से ग्राफ बहुत ज्यादा ऊंचा जा रहा है, ऐसा दावा विपक्षी दल के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। और ये नाम जो जोड़े गए इनके द्वारा संभावना व्यक्त की जा रही है कि फर्जी वोटर हैं। ठीक है, और अगर ये फर्जी वोटरों को हटा दिया जाए तो विपक्षी दल के नेताओं का यह दावा है कि जो लोकसभा का एक्चुअल में परिणाम आया 2024 का, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली इन्होंने बोली। दूसरी बात अब जो बोल रहे हैं, जो SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है बिहार में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है बिहार में। बेसिकली निवार्चन नामावली जो होती है उसमें नामों को संशोधित करने का, या जो लोग मर चुके हैं उनके नामों को हटाने का, जो लोग नए जुड़ना चाहते हैं उनके नामों को जोड़ने का, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसको नामावली को बिल्कुल अपडेट करने का प्रयास है, सामान्य भाषा में कह ली। अब वहां पर जो रिपोर्टिंग की गई है कुछ रिपोर्टरों द्वारा, जैसे अजीत अंजुम है, उसने, जैसे मेरा नाम अजीत दलाल है, वो अजीत अंजुम जी हैं, तो आप कह सकते हैं अजीत। ठीक है, मैं भी कुछ ऐसा ही एनालिसिस वाला खतरनाक काम कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो रिपोर्टिंग की है उनकी रिपोर्टिंग के आधार पर FIR भी हुई है। ठीक, आपने देखा होगा। अब उस रिपोर्टिंग में जो उन्होंने फैक्ट पेश किए हैं, वो फैक्ट आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो 2 कैटेगरी की चीज़ें बताई हैं वो काफ़ी अजीबोगरीब हैं। और मैं वो चीज़ यहाँ पर बोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि फिर वो आप समझ सकते हैं कि फिर वही समस्या मेरे साथ भी आ सकती है। और मैं इसलिए आप पर वो चीज़ छोड़ रहा हूँ कि आप वो चीज़ देखें, अजीत अंजुम जी की वो वीडियो देखें, वो चीज़ें समझें कि वहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, क्या व्यवस्था हो रही है, क्या वह वही व्यवस्था है जो संविधान के अनुसार होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया था 325 में, क्या यह वही व्यवस्था है जो एक आदर्श कानून में, आदर्श स्थिति में होनी चाहिए, तो आपको देखनी चाहिए। तो बेसिकली एक लूप होल यह है जो मैंने बताया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले लूप होल पर। अगला लूप होल क्या है? पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं। अगला लूप होल है, देखिए जो धारा है आगे है, एक अपराधों के संबंध में, एक नॉमिनेशन के संबंध में। अब यहां पर जो नॉमिनेशन के संबंध में धाराएं हैं, जो बेसिकली हैं धारा 32-33। धारा 32-33 कहती है कि कैंडिडेट जो है, जो इलेक्शन लड़ रहा है, वह संबंधित अधिकारी के समक्ष, जिला अधिकारी हो गया, उसके समक्ष शपथ पत्र दायर करेगा, शपथ पत्र दायर करेगा, अपनी नॉमिनेशन दायर करेगा, यानी अपनी ये जो जिस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है, निर्दलीय लड़ रहा है
ये चीज़ें स्पष्ट करेगा कि मैं हाँ चुनाव लड़ रहा हूँ, ये चीज़ें वह दायर करेगा। अब यहाँ पर क्या गड़बड़ झाला है, यहाँ पर जब वो दायर करेगा, दूसरी बात है कि एक और धारा है जो बेसिकली है धारा 75। धारा 75A यह बोलती है कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा देगा। संपत्ति का ब्यौरा देगा यानी जो उसकी खुद की संपत्ति है, जो उसकी पत्नी की संपत्ति है, या जो उसके आश्रितों की संपत्ति है, उसके बच्चे हो गए उनकी संपत्ति है, वो सभी संपत्ति का ब्यौरा देगा। ठीक है। और धारा 77 बोलती है कि वह चुनाव के खर्च का चीज बताएगा, चुनाव पर जितना खर्च हुआ है, यानी यह जो चुनाव का खर्च है वह बताएगा जिस दिन इसने कैंडिडेचर फॉर्म भरा, यानी आज मान लीजिए उसने कैंडिडेचर फॉर्म भरा और जब ये रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने की डेट से पहले उसके पास टाइम पीरियड है कि वह अपने चुनाव का खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत कर दे जो संबंधित चुनाव अधिकारी है उसके समक्ष। अगर नहीं करता है तो फिर कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकता है, संभावना बनती है। यानी जिस दिन उसने फॉर्म भरा और जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बीच उसको इसका अपना ब्यौरा देना है, अपना चुनाव खर्च का। धारा 77 इसमें बेसिकली बोलती है। अब इसमें जो दूसरी बात है कि जैसे संपत्ति का ब्यौरा वाला बता, अब इसमें क्या लूप होल आप कह सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पर जो कैंडिडेचर और शपथ पत्र के संबंध में बोला गया इसकी कोई स्टैंडर्ड मानक नहीं है। ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पर दूसरा लूप होल यह है कि यहाँ पर कोई सुनवाई वाली व्यवस्था नहीं है। जैसे मैंने देखा है कि जो लोग निर्दलीय लड़ना चाहते हैं ना चुनाव, जो जिन्होंने अच्छी सेवा की है या जो अच्छा प्रभाव रखते हैं उसमें, और वो निर्दलीय लड़ना चाहते हैं और यहाँ से कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो चाहती है सीट निकाले, तो यहाँ पर बड़ा ही आसान तरीका है, उसका नॉमिनेशन लेटर ही नहीं भरा जाता है, उसको रद्द करवा दिया जाता है कह सकते हैं आप। या जो है चुनाव अधिकारी भर रहा है उसका जैसे मान लीजिए शपथ पत्र होगा, इसमें कोई ना कोई कमी छुड़वा दी जाएगी जानबूझकर। ठीक है। कोई ऐसी मिस्टेक करवा दी जाएगी कि जिससे यह खारिज हो जाएगा। और इस एक्ट में कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके आधार पर कैंडिडेचर खत्म किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है। जैसे संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया किसी ने तो हो सकता है उसके आधार पर हो सकता है। अब यहाँ पर एक तो सुनवाई का कोई प्रोविजन नहीं है कि मान लीजिए नहीं करता है तो इसने बोला तो गया है कि आप अपील कर सकते हैं जो ऊपर वाला अधिकारी है, लेकिन वहाँ कहाँ सुनवाई होती है। अब देखिए आपने देखा होगा कि श्याम रंगीला का जो एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि मैंने उसकी वीडियो देखी थी, उसने अपने चैनल पर भी डाली थी। वो भागता फिर रहा है नॉमिनेशन के लिए और बहुत पहले आ गया था, कैंडिडेट का फॉर्म लेके बहुत पहले आ गया था, सब कुछ उन्हें भर लिया था, उसके साथ उसका वकील भी था, भागता फिर रहा है। लेकिन अगले 2 दिन तक ऐसे ही उसका काम चलता रहता है और उसको यहाँ से नहीं लड़वाया जाता है और वह अपना फॉर्म नहीं भर पाता है और वो डेट जो चली जाती है। आप सभी इस चीज़ को देख सकते हैं, उनके चैनल पर अब भी है, शायद वीडियो होगी। तो यहाँ पर एक मुख्य लूप होल ये है। दूसरा लूप होल मैंने क्या देखा है कि जब ये फॉर्म भरते हैं और संपत्ति का ब्यौरा देते हैं तो ये जो चीज़ हैं ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पर होती हैं। और जब इलेक्शन हो रहे थे, जैसे हरियाणा में इलेक्शन हो रहे थे, तो मैंने कैंडिडेट का जो थे उनके डॉक्यूमेंट निकाल कर देखे, उनकी संपत्ति निकाल कर देखी, कितनी संपत्ति है, क्या ब्यौरा है। और ये चीज़ें वो जो है न्यूज़पेपर वाले बाद में अखबार में भी देते हैं। तो मैंने उनकी चीज़ें निकाल कर देखी तो मैं एक चीज़ में हैरान हो गया कि कोई संपत्ति का कोई लिमिट ही नहीं है। यानी ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी जो करोड़पति थे, ठीक है, या लखपति थे। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और मैंने कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा कि जिसके पास बहुत कम संपत्ति हो और वह चुनाव में जीता हो। तो एक चीज़ यहाँ है, संपत्ति का बहुत ज़्यादा प्रभाव चुनाव पर पड़ता है, तो यहाँ पर कोई लिमिटेशन ही नहीं है। ठीक है। चुनाव खर्चे के संबंध में एक और मैं आपको फनी चीज़ बताऊंगा, आपको हंसी आ जाएगी। इसने बोला है, धारा 77 में बोला, बेयर एक्ट पढ़ोगे कि कोई व्यक्ति हवाई जहाज से यात्रा करता है रैली के लिए। ठीक है। कोई व्यक्ति, किसी पार्टी का व्यक्ति हवाई जहाज से यात्रा करता है रैली के लिए, उसके जो खर्चे हैं वह चुनाव खर्चे में नहीं जोड़े जाएंगे। अब ये देखिए किसको बेनिफिट दे रहा है, ये अमीर को बेनिफिट दे रहा है या निर्दलीय को बेनिफिट दे रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ें आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें इस एक्ट में हैं जो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी एक तरीके से आप कह सकते हैं। हवाई जहाज का खर्चा क्यों नहीं जोड़ा जाएगा, सोचने वाली बात है। अब होगी धारा 32-33, ये मैंने कैंडिडेट के संबंध में बता दिया। अब आते हैं हम बेसिकली अपराधों के संबंध में। चुनाव के संबंध जो अपराध होते हैं, बूथ कैप्चरिंग हो गया, उनके संबंध में क्या चीज़ें हैं और वहाँ पर क्या कमियाँ। बेसिकली देखिए, धारा है 123। धारा 123 बोलती है भ्रष्ट आचरण के बारे में। भ्रष्ट आचरण के बारे में है डिफाइन करती है कि भ्रष्ट आचरण किसा माना जाएगा। यानी कोई रिश्वत देता है, रिश्वत किसे देता है, मतदाता को देता है कि तुम मुझे वोट देना। रिश्वत देता है सामने वाले कैंडिडेट को कि तुम
अपना नाम वापस ले लो। रिश्वत देता है किसी व्यक्ति को मत ना डालने के या किसी विशेष व्यक्ति को मत डालने के। रिश्वत देता है सामने वाली पार्टी को किसी के समक्ष खड़े होने की, किसी प्रकार की पॉसिबिलिटी आप ले लीजिए तो उसे रिश्वत माना गया। या वह शत्रुता फैलाने का काम करता है दो वर्गों के बीच में, धर्म जाति के भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाने का काम करता है। या ये हो गया। तो ये बोला गया धारा 123 में दंडनीय अपराध है, भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। इसके बाद बेसिकली आती है धारा 125 और धारा 125 ए, धारा 135, धारा 136। धारा 136 में बेसिकली अन्य अपराधों के बारे में दिया गया है, अन्य अपराध क्या क्या होंगे। ठीक है, अन्य अपराध में जितने भी अपराध हो सकते हैं जो शत्रुता वाले कह सकते हैं या अन्य संपत्ति संबंधी या अन्य चीजें जो अपराध हो सकते हैं, अन्य अपराध धारा 136 में डालेंगे। अब धारा 125 और 35 बेसिकली ये है बूथ कैप्चरिंग से संबंधित या शत्रुता बढ़ाने वाली धर्म भाषा आदि के आधार पर। बूथ कैप्चरिंग के संबंध में बोला गया कि कोई व्यक्ति बलपूर्वक जहां पर वोट मत डाले जा रहे वहां हस्तक्षेप करता है, कब्जा करने का प्रयास करता है, मतों में छेड़खानी करता है या ऐसा काम करता है दूसरे पार्टी के एजेंट को वहां से भगा देता उठा के, तो ये काम करता है, तो ये बूथ कैप्चरिंग की श्रेणी में आता है। अब देखो ये जो चीजें बताई मैंने कितनी खतरनाक है। ठीक है, अब इनके लिए सजा कितनी होनी चाहिए और सजा कितनी है? जनरली इन प्रोविजन में सजा है 6 माह से 2 साल, बस 6 माह से 2 साल तक की सजा। जब नेता लोग अपराध करें तो कम सजा है। ठीक है, और सामान्य अपराधों के लिए जो सजा है वो भी इतनी होती है, जनरली 6 महीने। आप आईपीसी में उठाकर देख लीजिए, ऐसे बहुत अपराध मिल जाएंगे जिनके लिए 6 माह की सजा है, जनरली देख लीजिए। तो क्या चीज़ है ये 6 माह से 2 साल की? ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर देखिए, बूथ कैप्चरिंग छोटी चीज़ है, कोई बूथ कैप्चर कर रहा है तो ये एक ऐसी परंपरा को डाल रहा है जो हमारे आने वाले भविष्य को एक तरीके से अंधकार में डाल सकता है। ये एक तरीके से उस माफिया संस्कृति को आगे बढ़ा सकता है जो हमारे अधिकारों को नोच खाएगा आने वाले समय में, और उसके लिए प्रोविजन क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं बेसिकली आगे, ये चीज़ें हो गई। अब हम चलते हैं बेसिकली एक मुख्य चीज़, मान लीजिए ये है, अब आपने पता चला कि कोई कैंडिडेट ऐसा था या तो वो योग्य नहीं था, उन्होंने कैंडिडेचर भर दिया गलत फैक्ट के साथ। ठीक है, हो सकता है उसकी उम्र 25 वर्ष ना हो सकता है उसको संबंधित निर्वाचन नामावली में नाम ना हो, या हो सकता है वो रिजर्व कैटेगरी से सीट जीता हो और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता हो, यानी वह एलिजिबल नहीं था, उसने फॉर्म भर दिया, आपने उसकी शिकायत करनी है या आप उस इलेक्शन को उस सीट से रद्द करवाना चाहते हैं, तो धारा 80 बोलती है कि हाई कोर्ट इसके संबंध में सुनवाई करेगा। ठीक है, हाई कोर्ट इसके संबंध में सुनवाई करेगा। और धारा 98 और धारा 99 के तहत हाई कोर्ट का ऐसा लगता है ऐसे तथ्य उसके सामने है कि या तो वो सक्षम नहीं था, या बूथ कैप्चरिंग हुई है, गलत तरीके से मतदान करवाया गया है, लोगों को पैसा दिया गया, ये चीज़ें हुई है। अगर हाई कोर्ट को, ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऐसा लगता है तो वह संबंधित क्षेत्र का इलेक्शन जो है रद्द कर सकता है। ठीक है, उस क्षेत्र का इलेक्शन रद्द कर सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर बोला गया कि सामान्यतः एकल न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई कर सकता है। सामान्यतः एकल न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई कर सकता है। एक न्यायाधीश भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः एक न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई कर सकता है। ये बोला गया धारा 80, धारा 98, 99, ये चीज़ मैंने बता दी इलेक्शन के संबंध में, ये चीज़ें होंगी। अब आते हैं बेसिकली मुख्य बिंदु पर, जो मैंने कानून के आपको लूप होल बताए, जो मैंने रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बताया आपको, मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब इसमें जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इधर उधर की चीज़ें हैं, लेकिन जो इसका बेस था, जो इसकी मुख्य चीज़ें थी वो मैंने बता दी, वो कुछ भी नहीं छोड़ी। और मैंने आपको इतने लूप होल गिना दिए इस वीडियो में कि आप सोच सकते हैं कि कितने लूप होल मैंने आपको इसमें गिनाए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई माफिया है, ठीक है, मैंने जैसे पहले बताया था, कोई माफिया है, वह क्यों इलेक्शन जीत रहे हैं 5 से 10 सालों से पिछले, क्यों इलेक्शन जीत रहा हो, वहाँ पर लागू होता है ये बूथ कैप्चरिंग हो गया, रिश्वत वाला हो गया, ये चीज़ लागू होती है वहाँ पर। भ्रष्ट आचरण वाला प्रोविजन लागू होता है, लेकिन भ्रष्ट आचरण के संबंध में जाता है वह। और फिर जुडिशरी में आपको पता है मामलों की बौछार है, मामले पहुंचते हैं जुडिशरी में, गवाह मुख्य चीज़ होते हैं, गवाहों को ही हटा दिया जाता है रास्ते से। अब जब मामले का रिजल्ट आता है तो शक के आधार पर या अच्छे सबूत ना मिलने के आधार पर छोड़ दिया जाता है। अब छोड़ दिया जाता है तो क्या है, कुछ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये माफिया कल्चर है, ये चल रहा है। अब ये ना चले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें करना चाहिए कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उस पर जो मामलों का दबाव है या जो उसमें
ज़्यादा लंबित मामले हैं उनको एक तरीके से हमें किसी न किसी तरीके से कम करने का प्रयास करना चाहिए, या तो अलग ब्रांच बढ़ानी चाहिए या मामलों को स्पेशलाइज्ड करना चाहिए, या कह सकते हैं आप और ज़्यादा जजों को जो रिक्रूट करना चाहिए किसी तरीके से, या नई जो AI का इस्तेमाल करके मामलों को निपटाने का जो छोटे छोटे मामले हैं उनको प्रयास करना चाहिए। और जो अहम मामले जैसे धारा 123 वाला अहम मामला है, ऐसे मामलों को एक तरीके से अलग ब्रांच को, स्पेशलाइज्ड ब्रांच को, या कह सकते पारदर्शी तरीका अपनाना चाहिए ताकि जजों के ऊपर भी बाइस्ड होने का किसी के द्वारा क्लेम ना किया जा सके। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हम अपना सकते हैं बेसिकली। ये मैं अगर मुझसे रिकमेंडेशन ले जाए तो दूंगा, लेकिन रिकमेंडेशन को कौन सुनता है? ठीक है, कोई नहीं सुनता रिकमेंडेशन को। ठीक है, और मनोहर राणा भी कहते हैं कि जो ज़्यादा सच बोलते हैं वो अंत में अकेले रह जाते हैं। वही हाल हमारा है। ठीक है, सच बोलने वालों को या उन चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं। मैंने आपको इतना अच्छा पढ़ा है, इतने फैक्ट दिए हैं, इतना रिस्क लिया है, इतनी चीज़ें बताई हैं, उसके बावजूद संभावना यह है कि बहुत से लोग मुझसे नाराज़ होंगे या डिसलाइक करेंगे। हो सकता है उनको जो हर्ट हुआ हो कि मैंने क्यों आलोचना की उनकी मुख्य पार्टियों की, मैंने सबकी आलोचना की है। ठीक है, एक बार TN सेशन से पूछा गया कि आप लंच में क्या लेते हैं, तो उन्होंने बोला पॉलिटिशियंस। ठीक है, TN सेशन बहुत ही अच्छे चुनाव आयुक्त थे और मैं बहुत पसंद करता हूँ उनके काम को, उनके कार्यकाल को। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत चीज़ें की, और पॉलिटिकल पार्टी की जो सत्ता पक्ष की आंखों में आग डालकर चीज़ों को किया था। तो वो जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत पसंद है। और उनके स्टेटमेंट कि आप लंच में क्या लेते हैं, तो उन्होंने बोला पॉलिटिशियंस को। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैंने बताई हैं काफ़ी गहराई वाली थी, और मुझे उम्मीद है 2-4% लोग ही पहुँचे होंगे। ज़्यादा लोगों में इतनी बुद्धिमानी कहाँ है कि वो अब तक टिक पाए होंगे। ठीक है, और अगर आप टिक पाएंगे तो इसका मतलब आप अच्छे हैं, उनसे ऊपर हैं, आप हाई इंटेलिजेंस रखते हैं, बुद्धिमानी रखते हैं। और आप बुद्धिमान हैं तो मुझे पता है कि आप इस वीडियो को शेयर किए बिना या लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे एनालिसिस और चैनल पर आपको मिलेंगे नहीं और कहीं आपको मिलेंगे नहीं। और चाहते हैं आप सब्सक्राइब करें तो कर लीजिए और आगे बढ़ाइए इस वीडियो। उस व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है 7700044877। ठीक है, 7700044877। इस पर सिर्फ व्हाट्सएप करना है, बाकी कॉल करेंगे तो नंबर आपको बंद मिलेगा। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए। जो समस्या आपके साथ है उसके संबंध में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। किसी प्रकार की समस्या हो कानून से संबंधित, मैं समाधान देने का प्रयास करूंगा। जो लोग कमेंट करते हैं उनका हर का रिप्लाई करता हूँ, प्रत्येक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ। मैंने एक अलग व्यक्ति इसके लिए स्पेशली लगा रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वो चीज़ इंसल्ट नहीं फील होगी कि हमने मैसेज किया था और रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई आपको मिलेगा। आप कोई समस्या है आप नंबर पर भेज दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ठीक है, बाकी मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ ज़रूर खड़े होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर इस वीडियो को ज़रूर करेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।